दी है। अब आपको मिल जाएगी। ठीक है ओके। सर। तो फैक्टोरियल क्या होता है जी? कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट करके बताए। मतलब मैं कहता हूँ 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना, वो कैसे होगा? 4 × 3 × 2 × 1। हाँ जी, यानी आपने, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 1 से 4 तक जाएं लूप को यूज करके, या आप 4 से 1 तक जाएं। हम आमतौर पे लूप में 1 से स्टार्ट लेते हैं, तो हम 1 से ही शुरू कर लेते हैं। और हमने उस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है जो इनपुट होगा। तो हम एक स्टार्टिंग यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं, सी। और उसको हम 1 पास कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा स्टार्ट है। अब हमने फैक्टोरियल का आंसर किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर तो स्टोर करना है, तो वो हम ले लेते हैं एफ। अब आपको ये भी कहा जा सकता है कि आपने पहले 10 नंबर्स का सम फाइंड करना है, या फैक्टोरियल, तो आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें आपने रिजल्ट को स्टोर करना। हम फैक्टोरियल के लिए एफ ले रहे हैं। अब इनिशियली फैक्टोरियल को अगर हम जीरो कर देंगे, एफ वेरिएबल को, हमने आगे इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो अगर एफ जीरो है और उसको हम 1 से 2 से 3 से सब नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, वो तो जीरो रहेगा आंसर। तो एफ को हम फिर क्या करवा देते हैं, हम इसको 1 ही असाइन करवा देते हैं, ताकि अगर ये किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो तो वो वही नंबर रहे, क्योंकि आपको पता है 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो आंसर उसका वही रहता है। ओके, तो अब हमारे पास वो नंबर जिसका हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है, एन, हम वो नंबर ले लेते हैं। और इनपुट यहाँ पर कर लेते हैं, उसके कहते हैं एंट्रा नंबर। ओके, अब हम हमने क्या करना है, हमने ये प्लान इसका किया है कि हम 1 मल्टीप्लाई बाय, आगे हम कोई मतलब 1 से स्टार्ट ले लेते हैं, 1 = F। फिर 1 × 2 = F, या जो भी प्रीवियस रिजल्ट है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो F को स्टोर करवा देंगे। फिर जो F का अपडेटेड रिजल्ट है उसको अगले नंबर से, तो उसको अगेन F में स्टोर करवा देंगे। अब इसको हम प्रोग्राम की हेल्प से देखते हैं, ताकि बेहतर समझ आ सके आपको। तो वाइल में हमने कहाँ तक जाना है? वाइल में हम जाएंगे ये नंबर तक। क्यों यहाँ तक जाएंगे? क्योंकि अगर समिल ने 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है हमने, तो हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं? 1 × 2 × 3 × 4, तो यानी हमने मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूस करवानी है 4 तक। तो हम इसलिए फिर कंडीशन जो है एंडिंग में 4 ही रखेंगे। तो वाइल का सिंटेक्स आप लोगों को याद होगा। वाइल के सिंटेक्स में क्या पढ़ा था हमने, कि वाइल आगे कंडीशन और फिर कॉलन। तो यहाँ पर भी हम सेम वही करेंगे, वाइल। अब हमने स्टार्ट लूप के लिए हमने लिया था सी वेरिएबल, और फैक्टोरियल के रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए हमने लिया था एफ। तो हम सी लेस देन इक्वल टू एन। अब एन एंडिंग कंडीशन है, क्योंकि हमने वो नंबर इनपुट करवाना है, हमें नहीं पता वो 4 है, 5 है, 6 है। अगर हम खुद से कह देंगे 4 का ही फैक्टोरियल फाइंड करना है, फिर यहाँ पर 4 लिख देंगे। ओके, तो हमारा एक्शन ये होगा कि F = F मल्टीप्लाई बाय सी। ये क्या करेगा काम? एफ का जो फिलहाल एफ के अंदर वैल्यू है वो है 1, और सी के अंदर भी फिलहाल वैल्यू 1 है। तो 1 1s are 1, एफ के अंदर वो 1 स्टोर हो गया। अब हम चाहते हैं कि सी अपडेट हो, सी 1 से 2 की तरफ जाए। तो हम इंक्रीमेंट करेंगे सी =C+1। अब सी अभी लूप के अंदर ही है, पहली बात। दूसरा, पहले C 1 था, इंक्रीमेंट के बाद अब सी हो चुका है 2। हमने सी को क्रॉस नहीं करने देना जो नंबर इनपुट हुआ उससे, तो इसलिए हम दोबारा वाइल में चेक कराएंगे ऊपर जाके, सी हमारे पास 2 है, क्या 2
लेस देन या इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हमने फॉर एग्जाम्पल लिया है, क्या वो 4 से छोटा है, 4 के बराबर है? हाँ जी वो बिल्कुल 2 4 से लेस है। तो एफ तो अभी 1 ही था, मल्टीप्लाई बाय सी यानी 2, 2 1 2, एफ के अंदर 2 स्टोर हो गया। उसके बाद अब आपने याद रखना है सर कि ये जो हमारा, आपने मैथ्स किया आगे 1 × 2 × 3 किया, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा? नहीं एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कमेंट है समझाने के लिए आपको लिखा है। ये ये भी याद रखिएगा, कमेंट्स वो लाइंस होती हैं जिनको हम एग्जीक्यूट नहीं करवाते, अपनी समझ के लिए लिखते हैं, और उसके शुरू में हम हैश जो है उसका सिंबल यूज करते हैं। ओके, तो एफ की वैल्यू यहाँ पर 2 हो चुकी है, सी 2 था, +1 के बाद 3 हो गया। अब ऊपर दोबारा चेक करेगा वो, 3 4 से लेस है, हाँ जी है, कंडीशन ट्रू है, वाइल लूप तब तक चलती है जब तक कंडीशन ट्रू हो। अब ये जाएगा नीचे। अब एफ की वैल्यू अपडेटेड 2 है, सी की अपडेटेड वैल्यू 3 है, 3 2 6, एफ में 6 स्टोर हो गया। उसके बाद अगेन सी में इंक्रीमेंट होगा, सी यहाँ पर सी की वैल्यू जो थी वो क्या थी, किसी को याद है? अभी जो हमने मल्टीप्लिकेशन की है उसमें यहाँ पर सी की वैल्यू क्या थी? टू टू। हाँ टू। यहाँ पर सी की वैल्यू थी 3 और एफ की वैल्यू थी 2। तो 3 2 6 हमारे एफ के अंदर स्टोर हो चुका है। अब सी 3 से हो गया 4, ऊपर कंडीशन अगेन चेक हुई, तो 4 4 से लेस नहीं है पर इक्वल है, और एफ के अंदर 6 आ चुका था। तो 6 × 4 24, 24 एफ के अंदर स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट सी इंक्रीमेंट हुआ और सी हो गया 4 से 5। अब 5 ना तो 4 से लेस है ना ही 4 के इक्वल है, लूप आपकी एग्जिट हो जाएगी क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। और आपका जो रिजल्ट है फैक्टोरियल का वो एफ के अंदर स्टोर हो गया, जो कि आपका आंसर आया है 24। अब इसको हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ। अब आगे हमारा जो फैक्टोरियल किस नंबर का हमने फाइंड करना था, एन, जो कि हमने इनपुट करवाया है। उसके बाद हम उसको इस, ताकि थोड़ी सी आउटपुट हमारी बेहतर हो जाए। और फैक्टोरियल का हमने रिजल्ट कहाँ पर स्टोर करवाया है, एफ के अंदर, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। हाँ जी, एंटर नंबर कह रहा है 4, हम एंटर करेंगे और देखें वो कह रहा है फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24, जैसे हमने प्लान किया था, एज पर हमारे प्रोग्राम रिजल्ट वैसे ही शो हुआ है। किसी को कोई इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। ये ऑनलाइन भी शेयर हो जाती है इसकी, जो भी वर्किंग हम कर रहे हो एक रेपो के अंदर या प्रोग्राम में। बाकी मैंने चैट में भी शेयर कर दिया आपको ये प्रोग्राम। अब हम अगला जो प्रोग्राम करेंगे वो है सम का। सम बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है इससे। सम में हम ये करेंगे कि हम कुछ 10 नंबर को 15 नंबर इनपुट भी करवा सकते हैं, लिस्ट में से भी ले सकते हैं, और हम लूप के थ्रू भी, अगर लूप हम चला रहे हैं 1 से 10 तक, तो वो भी नंबर वहां से हम यूज करके उसका सम शो करवा सकते हैं। अब हम यहाँ पर पहले लेंगे अगेन एक काउंटर वेरिएबल। अगर आपको वाइल से कहा जाए तो आपको फिर वाइल में तो स्टार्टिंग पॉइंट बताना पड़ेगा। तो हमारा स्टार्ट यहाँ पर होगा
वन। अगर हम क्या करना चाह रहे हैं, मतलब प्रोग्राम की स्टेटमेंट आ गई, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट शोज numbers from 1 to 20 and their sum। अब आपके पास रिक्वायरमेंट आ चुकी है, आपने एक से, ये आप एक मेरे क्वेश्चन देते हुए बताएंगे कि कौन सा लूप यूज करना है, फॉर व्हाइल या नेस्टेड लूप। अगर नहीं बताया गया आपकी मर्जी है, अगर बताया गया तो आपने वही यूज करना है। अब देखिए, ये ठीक मैंने है। सिर्फ कमेंट में अभी स्टेटमेंट लिखी है, वो कितना इंटेलिजेंट है जिमनाई, उसने सारा हमें प्रोग्राम राइट करके दे दिया है, टाइम भी बच गया हमारा। अब मैंने आपको कहा था कि फैक्टोरियल में हम स्टार्टिंग वैल्यू एफ जिसमें रिजल्ट स्टोर करना है वो वन रखेंगे, क्योंकि अगर उसको हम किसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो वही रहेगा। अगर जीरो रखवा देंगे एफ को तो वो सब कुछ जीरो कर देगा। यहाँ पर सम इनिशियली कोई हमारे पास अभी वैल्यू नहीं है, तो हम उसको वन नहीं करवा सकते, कि बाय डिफॉल्ट वन इटसेल्फ एक वैल्यू है। तो हम जीरो रखवा सकते हैं, कभी कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं का मतलब क्या होता है, जीरो। अब आप इसकी एग्जांपल ले लें कि जो सम है वो एक कंटेनर है, और उसके अंदर आपने वैल्यूज को स्टोर करना है। अब यहाँ पर जो वो कर रहा है वो तो फोर के थ्रू कर रहा है। कंसेप्ट आपको पता है, दोनों लूप्स में सेम है। अगर रेंज 1 21 लिखा है, यानी ये वन से स्टार्ट लेगा, और ये 20 भी इंक्लूड है, 21 इंक्लूड नहीं, वहां तक जाएगा। अब इस प्रोग्राम में देखें, सम की यहाँ पर क्या वैल्यू है, जीरो। जीरो। और आई अभी स्टार्ट, बिल्कुल प्रोग्राम लूप चल रही है, तो आई की इनिशियली वैल्यू वन होगी। जीरो प्लस वन, आपका वन सम में स्टोर हो गया। उसके बाद इंक्रीमेंट होके आई आपका टू हो जाएगा, और सम अब वन हो चुका है, जीरो नहीं रहा। अब आई टू है, सम वन है, वन प्लस टू आपका थ्री सम के अंदर स्टोर हो चुका है। फिर आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई अब टू से थ्री हो चुका है, और सम भी जब लास्ट कैलकुलेशन आपने की वन प्लस टू उसके बाद थ्री हो चुका है, तो थ्री प्लस थ्री सिक्स, आपका अब सम सिक्स है। फिर इंक्रीमेंट हुआ, फिर सिक्स प्लस आई अब आपका फोर है, तो वो आपका रिजल्ट रिलेटिवली इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे ही वो 20 तक पहुंचेगा, जो भी टोटल होगा वो आपका शो हो जाएगा। और साथ आपने क्योंकि नंबर्स भी शो करवाने हैं, तो वो नंबर्स भी आपके शो हो जाएंगे। ओके। यहाँ पर इस प्रोग्राम में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जो मैं किसी स्टूडेंट रैंडमली को कहूँगा, वो इसमें हमें हेल्प कर देंगे। आपके सामने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसमें हम देखें कि सारा प्रोग्राम ठीक लिखा हुआ है, पर जो रिजल्ट है इसका, वो सिर्फ एक से लेके 20 तक जो नंबर्स हैं वही शो हो रहे हैं, हमें सम वो शो नहीं करवा रहे। इसी क्या रीजन है, कोई मतलब एरर है यहाँ पे? सर प्रिंट आई की बजाय प्रिंट सम लिखेंगे ना। हाँ, ये प्रिंट सम। प्रिंट जो सम यहाँ पर आप लिखेंगे अगर, तो वो हर बार जो लेटेस्ट सम है वो शो कराएगा। जैसे स्टार्टिंग में सम वन होगा, फिर थ्री, फिर सिक्स, तो वो इस तरह सम की जो वैल्यूज हैं हर बार अपडेटेड वो शो करवाता रहेगा। हमने सर नंबर्स भी शो करवाने हैं और सम भी। जी। सर हम अब सर हम ऐसा करते हैं ना, अब हम फॉर लूप से बाहर ले लेते हैं ना प्रिंट अलहदा शब से। बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर है कि हम यहाँ पर सर सिर्फ वो नंबर को जो शो पॉसिबल करवाएंगे। प्रोग्राम सर वो जो पॉसिबल प्रोग्राम्स आ सकते हैं, आप क्या हमें उसकी लिस्ट शेयर कर सकते हैं? हम ये मुझे सारे उसे प्रिपेयर कर लेंगे। सारे मैं आपको ये करवा रहा हूँ, इधर से भी है, मैं आपको ये इसकी जो रिपोजिटरी है उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप ये सारे प्रोग्राम एक्सेस कर पाएंगे, आज शेयर कर दूंगा, ठीक है। जी सर। ओके जी, तो ओके सर। प्रिंट अल्लाह हाफिज वाला ओके नहीं था, ये आगे बढ़ने वाला ओके था। तो हम इसको अब सम को यहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट सम। अब सम अगर हम यहाँ पर लिख रहे थे, तो वो हर बार जो अपडेटेड वैल्यू सम की वो शो करवा रहा था, हमने प्रिंट आई कर दिया, आई की वैल्यू शो हो गई। और अब जो फाइनल आंसर कैलकुलेट हो चुका है, वो हमने इस लूप के दायरा इख्तियार से बाहर जाके, जहां पर लूप का कोई एक्सेस नहीं, जहां पर लूप ने अपनी कैलकुलेशन कर ली होगी कंप्लीट, उससे बाहर जाके हम इसको
शो करवा रहे हैं। अब देखें तो सारे उसने नंबर शो करवा दिए 1 से 20 तक, और एंड पे उसने सम भी शो करवा दिया। अब मजीद अपने प्रोग्राम के बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको कह सकते हैं ऐसे सम इज, और आगे सम लिख दें, ताकि वो समझना उसके लिए इजी हो जाए कि ये अचानक से 120 या जो भी रिजल्ट है 210 वो कहाँ से आ गया। ओके जी, अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे, वो है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होती है? ए एक लूप है, उसके अंदर एक और लूप आ गई। नेस्टेड इफ क्या होती है? एक इफ है, उसके अंदर एक और इफ आ गई। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं नेस्टेड नेस। नेस्टेड इफ भी हो सकती है और नेस्टेड लूप भी हो सकती है। इसमें अगर जो पहले बाहर लूप लगी है उसको हम बोलेंगे आउटर लूप। फॉर आई इन रेंज 1,11। अब ये जो हमने आई वेरिएबल लिया है, ये पहली लूप हमारे पास होगी, इसको हम बोलेंगे फिर आउटर लूप। दूसरी तरफ 4j इन रेंज 1,5, 6 कर लेते हैं ताकि 5 तक चल जाए। तो ये जो हमारे पास जे है ये बाद में है, ये आई का इनर पार्ट है, तो इसको हम बोलेंगे इनर लूप। अब मैं यहाँ पे एक मैसेज शो करवा रहा हूँ, और वो मैसेज है हमारे पास CS 724। अब आप लोग मुझे बताएं कि ये मैसेज कितनी बार यहाँ पर शो होगा। 10 टाइम्स। 10 टाइम्स जी। कोई और आंसर करें इसका? सर ये जो हमने वो जो दूसरे वाली लूप है वो पहले वाले में लिख लिया। हाँ जी, हमने फाइव एक। टाइम्स सर ये जो हमने लिखी है जो ये जो इसे स्पेस दे के लिखेंगे दूसरे वाले को। क्या नहीं करेंगे? हाँ जी, स्पेस दे के लिखेंगे डेफिनेटली। अगर स्पेस नहीं देंगे तो उसका सब पार्ट शो नहीं होगा। हम प्रिंट लिखते हैं वो भी स्पेस दे के लिखते हैं, और अगर कोई फोर के सब पार्ट पे हम कुछ चीज लिख रहे हैं वो भी स्पेस देकर ही लिखेंगे। तो क्वेश्चन ये है जी, ये कितनी बार चलेगा? फाइव 5। फाइव चैट टाइम होगा। चैट में बताएं, कुछ हेजिटेट भी करते हैं बच्चे, चैट में मुझे रिस्पॉन्स करें कि ये प्रोग्राम कितनी बार चलेगा। ज्यादा टाइम हम इस पे नहीं लेंगे, बस आपका एक आइडिया में लेना चाह रहा हूँ, हो सकता है कोई मुझे राइट आंसर मिल जाए यहाँ से। सर क्या पता पहले 1 से 6 तक चल 5 तक चल जाए फिर उसके बाद 1 से 10। टोटल आपने सर बताना है दोनों कि नहीं चलेंगे। टोटल आपने बताना है। 15। 15 एक आंसर आ गया है। और कोई स्टूडेंट? चल रैंडमली बच्चों को पूछ लेते हैं। आमना आसिफ आप बताएं। आमना आसिफ, अनम अशफाक, अरूज फातिमा, इन तीनों में से कोई स्टूडेंट बताएं ये कितनी बार प्रोग्राम चलेगा। जी, नो रिस्पॉन्स। सर नेट नहीं चल रहा। ओके ओके, तो हम इसको चला के देख लेते हैं। आइडिया ये है कि ये वाली लूप कहती है कि मैंने चलना है 10 बार। अब ये एक बार चलेगी तो नीचे वाली लूप कितनी बार चलेगी? 5 बार। फिर जब सर ये, टोटल 50 बार चलेगा। क्या बात है जी, राणा साहब ने आंसर किया है। अब राणा साहब की बात की तस्दीक करते हैं हम प्रोग्राम चला के। हाँ जी, एरर आ रहा है जी, इसको बताएं क्या एरर आ रहा सर मैं बताऊं। है। नहीं, राणा साहब बताएंगे। जी सैफ साहब, आपको आंसर पता है इसका? आपके सामने हम दूसरी जो लूप है। सेमीकोलन। यस एग्जैक्टली। आप देखें ऊपर जो आपने लूप्स लगाई हैं उसमें फॉर के बाद, वाइल के बाद आप ये कोलन या इफ के बाद ये कोलन यूज करते हैं, जो कि डिफाइनिंग पार्ट है आपके लूप का। तो यहाँ पर हम आउटर के बाद भी और इनर के बाद भी
ये कोलन हम लगाएंगे। अब आप देखेंगे कि ये अब तो चलिए ज्यादा है, ये 50 टाइम्स ही शो हुआ है। हम इसको जरा लिमिटेड कर लेते हैं, हम इसको 3 बार ऊपर वाला चलेगा और 2 बार नीचे वाला, तो टोटल ये बनते हैं 6। तो अब देखें ये 1 2 3 4 5 6, तो यानी ये 6 बार ही एग्जीक्यूट हुआ है। तो इस तरह आप क्या करते हैं, एक लूप के अंदर दूसरी लूप लगा के एक नेस्टेडनेस क्रिएट कर लेते हैं, जहां पर आप मल्टीपल रिजल्ट्स जनरेट करा सकते हैं यूजिंग 2 लूप्स। आप तीनों लूपों को भी यूज कर सकते हैं एक ही मतलब बार में। जैसे आप आई जे और के को भी यूज करके एक और इनर लूप लगा सकते हैं यहाँ पे। ओके तो अब हम ना थोड़ा सी अपनी रिक्वायरमेंट को चेंज करते हैं। हम चाह रहे हैं कि जब भी वो कोई रिजल्ट शो करवाए वो वैल्यू भी हमें बताए कि आउटर की कितनी वैल्यू थी। जैसे आउटर अगर 1 है तो लिखा आ जाए आउटर 1, और इनर अगर 1 है तो वो भी लिखा आ जाए इनर 1। फिर अगर आउटर 2 है तो आउटर 2 लिखा आ जाए, अगर इनर 1 है तो मतलब जो भी इनकी वैल्यूज हैं आउटर की या इनर की, वो हमें साथ साथ शो हों। हम 724 नहीं शो करवाएंगे अब। हम आउटर में जो आई की वैल्यू है और इनर में जो जे की वैल्यू है वो यहाँ पर शो करवाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे आउटर, और आउटर का जो वेरिएबल है हमारे पास वो क्या है, कोई बता सकता है जी? आउटर में हम कौन सा वेरिएबल यूज करें? आई। यस सर आई यूज एग्जैक्टली कर। आई। और हम उसी लाइन में ही हम आगे इनर को भी शो कराना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इनर, और इनर का वेरिएबल है हमारे पास जे। अब इसको हम चला के देखते हैं। अब देखें आउटर 1 इनर 1, फिर आउटर अभी 1 ही था इनर 2 हो गया है। अब इसको हमने अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने ये आउटर इनर वाला प्रोग्राम लिखा है कि ये वर्किंग कैसे कर रहा है। स्टार्ट में देखें आई 1 था, नीचे गया वो, जे भी स्टार्ट में 1 हो गया, और प्रिंट हुआ पहले आई भी 1 था यहाँ पर और जे भी 1। अब वो आउटर लूप पर तब तक वापस नहीं जाएगा जब तक उसको यहाँ से इजाजत नहीं मिल जाती, जब तक ये लूप फॉल्स नहीं हो जाती। तो अभी वो देखेगा हाँ जी जे 1 था, अब आगे कोई रेंज रहती है, हाँ जी रहती है बिल्कुल। जे 2 तक जाएगा, 2 भी इंक्लूड है, तो हम जे की वैल्यू 1 से 2 करेंगे। अभी आई 1 ही है तो आई 1 ही रहा, और जे आपका 2 हो गया। 1 2 शो करवा दिया। अब जे की वैल्यू इंक्रीज हुई, वो लिमिट से आउट हो गया, कंडीशन यहाँ पर फॉल्स, और वो आउटर लूप में वापस चला गया। जब वो आउटर लूप में वापस गया तो आई 1 से 2 हो गया, 2। और जब वो नीचे आया जे दोबारा से 1 हो गया, क्योंकि अब नए सिरे से ये स्टार्ट हुई है, पुरानी बातें वो भूल चुका है। अब जे दोबारा 1 हो गया, और उसने 2 और 1 शो करवा दिया, 2 और 1। तो इस तरह जो है ये आपका आउटर लूप और इनर लूप का आपस में ये कंट्रास्ट है, और इस तरह यानी वर्किंग शो करवाते हैं। अब हम आते हैं जी आज का जो लास्ट टॉपिक है, मिड का भी ये लास्ट टॉपिक है, और जो बिल्कुल पहले 2 3 लेक्चर से ही मैं कह रहा हूँ, सर्टिफिकेशन के जो 4 मॉड्यूल्स हैं तकरीबन उतना ही हमारा मिड का सिलेबस है। वो कहाँ सर तक है सर, तीसरी वो लाइन पे। चार मॉड्यूल? वो स्क्रीनशॉट आप देख लीजिएगा, उसमें मुझे जहां तक याद है इनपुट आउटपुट कंडीशन लूप और फंक्शन, बस ये चीजें शामिल हैं। सर जो अब पढ़ रहे हैं ये भी शामिल है, ये वाली चीजें? हाँ जी बिल्कुल ही शामिल है। आपका मिड चेक करो कब है, पता नहीं 27 तारीख को है जाके। अच्छा, तो सर जितना पढ़ाई जा रहे हैं ऐड करी जा रहे हैं? ऑलरेडी ऐड है। अच्छा। हाँ सर अब हमें ये कैरिकुलम तो शो करवाना है आपके पास? क्यूरिकुलम उसमें वैसे मैं आपको बता देता हूँ, प्रोग्रामिंग के जो सारे टॉपिक्स हैं, ये लूप्स वगैरह फंक्शंस, ये सारी चीजें, फिर इनहेरिटेंस, जो भी मतलब पाइथन के रेलिवेंट, हमने ना बीएससी या एमएससी में हमारे पास ये ज्यादा होती है कि अगर आप कोई मतलब एक लैंग्वेज स्पेसिफिक चलना चाह रहे हैं, हम चल सकते हैं, क्योंकि वही चीजें उन्होंने वहां पर डिस्क्राइब की हुई हैं। मैंने आपको बेसिक पहले आइडिया दे दिया था प्रोग्रामिंग क्या है, तो प्रोग्रामिंग आपने देख ली। फिर वो चीजें शामिल नहीं भी थी कोर्स में, मैंने आपको
दोबारा एक बेसिक्स आइडिया दे दिया, क्योंकि मुझे पता था वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी, फिर ही आप इसको समझ पाएंगे। अब जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं, हम करते इसी से ही आपका मिड आ जाएगा, और नेक्स्ट जब फाइनल है जो हमने पढ़ा होगा उसी में से फाइनल आ जाएगा। आउटलाइंस में आपको, वो मैंने कहा हुआ है मैनेजमेंट को, वो जैसे मिलती है वो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। सर आपके ख्याल में आउटलाइन में सिर्फ ये लैंग्वेज ही होगी? लैंग्वेज नहीं होती उसमें, सिर्फ टॉपिक्स लिखे होंगे, जैसे इनहेरिटेंस होगी, फाइल मैनेजमेंट होगी, एक्सेप्शन हैंडलिंग होगी, इस तरह टॉपिक्स होंगे। लैंग्वेज नहीं लिखी होती, तो लैंग्वेज हमने खुद चूज की है, पाइथन। अच्छा, तो आपके आपके हिसाब से सर ये सारी चीजें मतलब जो एक लैंग्वेज के अंदर होती है वही हमारा सिलेबस है? यस एग्जैक्टली, कोई भी जो टॉपिक वहां पर लिखा होगा वो हर लैंग्वेज ऑलमोस्ट सपोर्ट करती है। सर काइंडली वो हमें ना एक मरतबा शो करवा देना लाजमी, वो देखना है सिलेबस। ठीक है। ओके जी। टाइम अब और इसमें। रिक्वेस्ट है सर एक, जी जी। सुन ले काइंडली, अगर हाँ जी, मैं हाँ जी, हाँ सॉरी जी। इंटरप्ट कर लूँ। सर ये सिलेबस स्टूडेंट कह रहे हैं ज़्यादा है सर, आप थोड़ा सा इसमें कर दें हमारे साथ कॉपरेट। अगर अभी कर लेंगे ना इतना, तो फाइनल में आपका बहुत। सर हम आए, थोड़ा आए लेकिन आ जाए, ये अच्छा नहीं है? सर आपको फाइनल्स तक हमारी प्रोग्रामिंग के ऊपर अभी ये डिप्स हो मीटिंग मीटिंग जाएगी। ना रिकॉर्ड हो रही है, ये लेक्चर है, तो फंक्शन अभी ओके, इट्स पढ़ें। ओके सर। हाँ, तो ठीक है बाद में ठीक है देखते सर, हैं इस चीज़ को। आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है। ओके जी। फंक्शन क्या होता है जी? हम अभी जो एक प्रोग्राम लिख रहे थे, फैक्टोरियल फाइंड करने वाला या सम फाइंड करने वाला, हम चाहते हैं ये एक सेपरेट सी जगह पर लिखा हुआ है, इसको हम एक ब्लॉक के अंदर रखवा के उसका कोई नाम रख दें। तो ये स्टेटमेंट जो सामने लिखी है इसको एक बार पढ़ें, इंडिविजुअली सारे स्टूडेंट्स अपना अपना रीड करें। जी, तो ब्लॉक ऑफ कोड है जी, विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड, यानी ये तभी चलेगा जो आपने नाम किसी ब्लॉक का रखना है जब आप उसको कॉल करोगे। कॉल कैसे करते हैं? जैसे मैं आप लोगों को कॉल करूंगा कोई बाय नेम, मतलब उसामा या सहर, कोई नेम मैंने कॉल किया तो वो रिस्पॉन्स आएगा वहां से। तो यहाँ पर भी सेम फंक्शन में भी ऐसे ही होगा, आप किसी ब्लॉक ऑफ कोड का नाम रखेंगे और जब उसका नाम लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। हाँ, फंक्शन कैन रिटर्न डाटा एज अ रिजल्ट, जब उसको आप कॉल करेंगे तो वो कोई ना कोई आपको रिजल्ट शो करवाएगा। कैसे आप बनाते हैं इसको? फंक्शन को आप DEF कमांड से बनाते हैं। इसको चेक कर लेते हैं हम जी कि ये चलता कैसे है। हाँ जी, DEF हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है जिसको हम बना रहे हैं, ये एक कीवर्ड है, और हमारे पास फंक्शन का नाम आ गया माई फंक्शन। फंक्शन और वेरिएबल में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स आती हैं, वेरिएबल में आप राउंड ब्रैकेट नहीं लगाते। और अगेन, डिफाइन जब आप कोई चीज़ कर रहे हो तो आपने आगे कोलन लगाने होते हैं। अब यहाँ पर ये फंक्शन कोई ज़्यादा काम नहीं कर रहा, सिर्फ कह रहा है हेलो फ्रॉम अ फंक्शन, यानी ये एक मैसेज एक फंक्शन की तरफ से प्रिंट हो रहा है। ये जो लाइन है यहाँ पर आपने फंक्शन को किया है डिक्लेयर, इस लाइन में आपने फंक्शन को किया है डिफाइन, और यहाँ पर आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। कॉल मैंने कहा था कैसे करेंगे, जस्ट आप उसका नेम लिख देंगे वो कॉल हो जाएगा। नाम आपने यहाँ पर रखा था, तो वही नाम आपने नीचे जब लिखा वो एग्जीक्यूट हो गया। अब यही स्ट्रक्चर आपका थ्रू आउट फॉलो होगा। आप कोई भी मतलब काम करवाना चाह रहे हैं, कोई आप लूप में, मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि एक चीज ही लेता है आपको। अब ये जो प्रोग्राम है, कोई फॉर एग्जांपल नीचे इनमें से ही हमको प्रोग्राम देख लेते हैं। फैक्टोरियल वाला, अगर ये किसी फंक्शन के थ्रू आपको कहा जाए करें, राइट है प्रोग्राम जिसमें एक फंक्शन हो, तो आपने स- कुछ भी नहीं करना, सिर्फ DEF और आगे इसको कह देना है फैक्ट, यानी कोई भी इसका नाम रख देना है फंक्शन का, और आगे इसको डिफाइन कर देना है। ये जो सारा पार्ट है आपका, ये इसके सब पार्ट पर चला जाएगा। अभी मैं कैसे किया, सिलेक्ट करके टैब प्रेस किया, वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो गया। अब फंक्शन जो है, जैसे आप इस रेंज से बाहर आएंगे
तो वो फैक्ट का फंक्शन क्लोज हो जाएगा। अब ये चलेगा नहीं जब तक कि आप इसको कॉल ना कर लें। अब आपने इसको फैक्ट को कॉल किया है, अब चला के देखते हैं इसको। 3 लिखा, 3 का जो रिजल्ट है वो 6 है, तो उसने 6 शो करा दिया। कुछ भी नहीं किया हमने, वही लिखा जो प्रोग्राम ऑलरेडी था उसको हमने एक ब्लॉक के अंदर खवा दिया, और उस ब्लॉक का हमने नाम रख दिया है फैक्ट। जब वो ब्लॉक बन गया, उसको हमने फिर कॉल किया बाय यूजिंग नेम, जो हमने उसका नेम डिक्लेयर किया था। तो इस चीज को हम बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड, और जो कि हमारा एक फंक्शन होता है। अब आप ये जो 3 लाइनें ये पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। वो क्या कह रहा था इनमें, कि जनाब आप एक फंक्शन है उसको एक ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं, जो तभी चलता है जब आप उसका नाम लिख के उसको कॉल करते हो। अब अगर यहाँ पर आप एंड पर फैक्ट नहीं लिखेंगे वो नहीं चलेगा। मैंने इसको खत्म किया, मैं इसको कॉल करूँ, कुछ भी रिजल्ट शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने उसको कॉल ही नहीं किया। जब कॉल करेंगे तब भी वो एग्जीक्यूट होगा। प्रोग्राम में क्या चेंजेस आएंगे अगर इसकी स्टेटमेंट आ जाए? प्रोग्राम में ये आएगा, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड shows its factorial using फंक्शन। यानी यूजिंग फंक्शन एंड पे अगर लाइन लिखी गई है तो इसका मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पर आपने फंक्शन को यूज करना है। अब इसमें भी हम बेहतरी लेके आ सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि सिर्फ फैक्टोरियल वाले में फैक्टोरियल ही काउंट हो, इनपुट बाहर हो, और हम फैक्टर के अंदर वो वैल्यू पास करें, तो फिर वो नेक्स्ट एग्जीक्यूट हो। इस तरह भी हम यहाँ पर इसको करवा सकते हैं। ओके जी, तो नेक्स्ट अब देखते हैं और इसमें क्या क्या फंक्शन में। कॉलिंग फंक्शन ऑफ तार है कि आप नेम लिखेंगे वो कॉल हो जाएगा, और आप जितनी मर्जी दफा इसको कॉल कर लो। इसमें प्रोग्राम की स्ट्रक्चर और रीडेबिलिटी बहुत बेहतर होती है। आप अभी तो एक लाइन का फंक्शन है ये, 1000 लाइनों का फंक्शन, 100 लाइनों का फंक्शन आप बनाएं, और उस 100 लाइनों को आपने एक ब्लॉक में रखवा के उसका नाम रख दिया। अब जहां पर प्रोग्राम में आप को वो चाहिए था 10 बार, अब 100 × 10 तो हो गया 1000। अब आपने 1000 लाइनें नहीं लिखनी, आपने 100 लाइनों का एक नाम रख दिया। अब आप बस उस नाम को 10 बार लिखोगे, वो खुद ही एग्जीक्यूट होगा। आपके प्रोग्राम की जो लेंथ है वो कम हो गई, और रीडेबिलिटी बहुत बेहतर होगी। तो बाकी मैं सर आपको ये ग्रुप में। जो फंक्शन हाँ हाँ। जिसको हमने मतलब कॉल करना है उससे पहले डी एफ ये लिखना लाजमी है ना, हाँ जी, ये कीवर्ड जिसको ये लिखेंगे नेम फिर दे ही रहे वो हैं बनेगा। उसी को ये कॉल कर सकेंगे ना। हाँ, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लें, वो मीटिंग एंड होने वाली है। डेफ मेनी डिफाइन। जी सर, ले लिया है। ओके। फिर इसका ये होगा ना, जो बहुत से लंबे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हमें